प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स पेपर का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए गेस्ट पेपर द्वारा जो आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को इकोनॉमिक्स के बच्चों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। सेट 2 में है पहला क्वेश्चन, आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? तो एक उपभोक्ता या उत्पादक या सरकार आर्थिक एजेंट होते हैं। मतलब जो जिनका उत्पादन में, उपभोग में, वितरण में, विनिमय में योगदान होता है वो सभी आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय का अभिप्राय साधारणतः किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की विशुद्ध मात्रा से होता है। मतलब एक वर्ष की अवधि में देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के जोड़ को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद है नगद निधि अनुपात, CRR से आप क्या समझते हैं? तो नगद या नगद हो जाएगा। नगद निधि अनुपात का अर्थ बैंक की कुल जमाओं का वह न्यूनतम अनुपात है जो उसे केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। मतलब जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं उन सबों को कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, उसी को हम लोग नगद निधि अनुपात कहते हैं। और जो बैंक अपने पास कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास जो रखेगा उसको हम लोग वैधानिक तरलता अनुपात मतलब SLR कहेंगे। सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? तो सरकारी बजट सरकार की वार्षिक आय तथा व्यय का एक ऐसा ब्यौरा है जो आगामी वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक के अनुमानों को प्रकट करता है। मतलब सरकार के एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय के लेखा जोखा को ही हम लोग सरकारी बजट कहते हैं। राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? राजस्व प्राप्ति वे मौद्रिक प्राप्तियां होती है जिनमें निम्नलिखित दो विशेषताएं पाई जाती। इन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती और दूसरा, इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं होती है। फिर है व्यापार संतुलन क्या है? तो व्यापार संतुलन से तात्पर्य दृश्य भौतिक वस्तुओं के आयात निर्यात मूल्यों के कुल अंतर शेष से है। मतलब यहाँ दृश्य भौतिक वस्तु मतलब होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग दृश्य भौतिक वस्तु कहते हैं। तो उसी के आयात और निर्यात के मूल्यों का जोड़ आपका व्यापार संतुलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 1929 ईस्वी की विश्व की महामंदी का वर्णन कीजिए। तो 1929 में विश्व महामंदी ने जन्म लिया था जो 1933 तक बनी रही, यहाँ बनी रही। इस महामंदी ने विश्व के विकसित देशों को चूर चूर कर दिया। इस महामंदी में उत्पादन था परंतु खरीदने वाला कोई नहीं था। 1929-33 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय देशों के कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई थी। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा और इस महामंदी से उबारने का काम हम लोग के महान अर्थशास्त्री J.M. केन्स द्वारा किया गया था, प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत के द्वारा। वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन कीजिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण दोष यह है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली की एक पूर्व शर्त है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से अभिप्राय यह है कि किसी एक व्यक्ति की वस्तु दूसरे की आवश्यकता को और दूसरे व्यक्ति की वस्तु पहले की आवश्यकता को पूरा करती है, किंतु यह दुर्लभ घटना वास्तव में यह बहुत ही कठिन है। मतलब हमको लेना है जूता और मेरे पास है गेहूं, तो हम ऐसा आदमी बाजार में ढूंढेंगे जो हमको जूता दे दे और मेरा गेहूं ले ले, और ऐसा मिलना बहुत कठिन काम होता था। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर को उदाहरण सहित समझाएं। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। मतलब जिस पर टैक्स लगाया जाता है वही अगर टैक्स का भुगतान कर रहा है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जिसे उसका भार स्वयं ही उठाना पड़ता है। जैसे आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है, इस कर का भार उस व्यक्ति को स्वयं ही उठाना पड़ता है। आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर आदि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। स्टॉक और प्रवाह चर को परिभाषित कीजिए। तो स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। जैसे 1 जनवरी 2010 को आपके बचत खाते में 1000 रुपया हो
सकता है। इस तरह की मात्रा को स्टॉक कहा जाता है क्योंकि समय के एक विशेष बिंदु पर इन्हें मापा जाता है। पूंजी तथा मुद्रा का परिणाम स्टॉक के उल्लेखनीय उदाहरण है। परवाह तो समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है। जैसे आप शायद 150 रुपया प्रति माह जेब खर्च प्राप्त करते हैं। ये मात्रा परवाह है क्योंकि इन्हें प्रति इकाई समय अवधि में मापा जाता है। इस प्रकार आय, व्यय, उत्पादन, उपभोग आदि परवाह के उदाहरण हैं। मतलब जो रुका हुआ है वो स्टॉक है, जो बह रहा है वो परवाह है। टंकी में रखा हुआ पानी स्टॉक है और अगर उससे रिसाव हो रहा है तो वो परवाह कहलाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को समझाएं। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है, जैसे बेरोजगारी की समस्या, मुद्रास्फीति की समस्या, मंदी की समस्या आदि। ये समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक चरों पर प्रकाश डालती है, जैसे सकल मांग, सकल पूर्ति आदि। समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर जो हम अध्ययन करते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें संपूर्ण इकाई का अध्ययन किया जाता है, न कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। समग्र मांग के घटकों को लिखिए। तो समग्र मांग से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग से है। लोग वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं पर लोग कितना खर्च करते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया गया कुल खर्च ही एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का मापक होता है। यदि व्यय द्वारा मांग को मापा जाता है तो अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा उस अर्थव्यवस्था की समग्र मांग को मापा जाएगा। इसलिए समग्र मांग के घटक इस प्रकार है। समग्र मांग बराबर उपभोग प्लस निवेश प्लस निर्यात माइनस आयात होता है। भुगतान शेष के चालू खाते के घटकों को लिखिए। आप लोगों को अच्छा अगर मार्क्स लाना है तो पहले जो मैं टर्म 2 का मॉडल प्रश्न पत्र का हल आप लोगों को बताया है वो मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, उससे आप लोग बढ़िया से याद करके आंसर लिखिएगा। ये अभी हम आप लोग को गेस्ट पेपर के माध्यम से बता रहे हैं, ये गेस्ट पेपर में दिया हुआ था उसी को मैं समझा रहा हूँ। मार्क्स अच्छा लाना है तो उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको अगर शॉर्ट में आंसर आपको याद करना है तो आप इस वीडियो को देखकर याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भुगतान शेष के चालू खाते के घटकों को लिखिए। तो भुगतान शेष का चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय अंतरणों का हिसाब किताब रखा जाता है। चालू खाते के निम्नलिखित सौदे रिकॉर्ड किए जाते हैं। पहला, वस्तुओं का निर्यात तथा आयात। दूसरा, सेवाओं का निर्यात तथा आयात। तीसरा, एक देश से दूसरे देश को एक पक्षीय अंतरण। यह अंतरण एक देश से दूसरे देश को एक तरफा किए जाते हैं। इसका व्यापारिक लेन देन से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात प्राप्तियों के बदले कोई भुगतान नहीं किए जाते हैं। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आय के वास्तविक प्रवाह का अर्थ यह होता है कि परिवार क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई उत्पादन के साधनों की सेवाओं का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है तथा उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर होता है। उपरोक्त रेखा चित्र द्वारा वास्तविक प्रवाह को मतलब उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होने वाले प्रवाह एवं दूसरा परिवार क्षेत्र से साधन सेवाएं जैसे श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम को उत्पादक क्षेत्र की ओर होने वाले प्रवाह के रूप में प्रकट किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ को। इस ग्राफ में क्या है, घरेलू क्षेत्र मतलब परिवार क्षेत्र के पास क्या है तो साधन है, साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस है। ये उत्पादक क्षेत्र को देता है। उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, इन साधन के सहयोग से वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है और वो परिवार क्षेत्र को देता है। तो इन दोनों के बीच आय का क्या होता है, प्रवाह होते रहता है। इसको हम लोग वास्तविक प्रवाह कहते हैं। जबकि मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय साधन आय अर्थात लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी का उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर उसके साधन सेवाओं के मौद्रिक पुरस्कारों के रूप में होने वाले प्रवाह से। परिवार क्षेत्र अपनी आय को उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के रूप में खर्च करता है। इस प्रकार मुद्रा का प्रवाह पारिवारिक खर्च के रूप में परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर वापस हो जाता है। कहने का मतलब है ये साधन इसको दिया, ये वस्तु और सेवा इसको दिया। अब ये जब साधन उत्पादक क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र देता है तो भूमि को लगान, श्रम को पूंजी, श्रम को मजदूरी को श्रम मिलता है, श्रम को क्या मिलता है तो मजदूरी मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है और साहसी को लाभ मिलता है। इस रूप में इसको आय प्राप्त होता है। इस आय को फिर यह क्या करता है
उत्पादक क्षेत्र से जो वस्तु और सेवा का प्रयोग करेगा, उपयोग करेगा, उपभोग करेगा, उसके बदले उसको भुगतान करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ा से आय विधि से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। यहाँ दिया हुआ है और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला है कर्मचारियों का प्रासंगिक प्लस ब्याज प्लस लगान प्लस लाभ प्लस स्वरोजगार से मिश्रित आय प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सहायता, मतलब सबको प्लस करके लास्ट में सहायता को माइनस कर देंगे जो 300 है, तो वो मेरा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर सभी को जोड़कर और ये सहायता को माइनस कर दिया है, 33,900 करोड़ रुपया साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो गया है। अब है मुद्रा के कार्य का वर्णन कीजिए। तो मुद्रा क्या है, तो मुद्रा की परिभाषा ऐसी किसी भी वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसे साधारणतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता हो, मतलब जिसको हम लोग लेन देन के काम में लाते हैं, और इसके साथ ही जो मूल्य के मापक और मूल्य के संचय का भी कार्य करते हो, मतलब कि किसी वस्तु में क्रय करने की शक्ति होनी चाहिए उस वस्तु में, तथा उसको हम लोग अपने पास जमा करके रख भी सकते हैं। तो प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्य को 3 भागों में बांटा। पहला प्राथमिक अथवा मुख्य कार्य। तो प्राथमिक अथवा मुख्य कार्य के अंतर्गत मुद्रा के वे कार्य आते हैं जो प्रत्येक देश और काल में मुद्रा द्वारा किया जाता है। इसमें निम्नलिखित 2 कार्य आते हैं। पहला विनिमय का माध्यम, मतलब ये लेन देन के काम आता है। दूसरा मूल्य की इकाई। तो मुद्रा का दूसरा कार्य वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापना भी है। मुद्रा लेख की इकाई के रूप में मूल्य का माप करती है। अगला कार्य है गौण अथवा सहायक कार्य। तो गौण अथवा सहायक कार्य के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक कार्यों के सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा के निम्नलिखित 3 कार्यों को शामिल किया जाता है। पहला स्थगित भुगतानों का मान, मतलब सामान हम ले लेंगे और बोलेंगे बाद में पैसा देंगे, भैया हमको सामान दे दीजिए। दूसरा है मूल्य का संचय, मतलब पैसा को हम लोग जमा करके रख सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण, पैसा को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, भेज सकते हैं। अगला है आकस्मिक कार्य। तो आकस्मिक कार्य के अंतर्गत मुद्रा के वे कार्य आते हैं जो किसी देश के विकास के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुद्रा के कार्य, तो पहले साख निर्माण का आधार, और दूसरा अधिकतम संतुष्टि का माप, और तीसरा राष्ट्रीय आय का वितरण। ये आकस्मिक कार्य है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर है निम्नलिखित है। व्यावसायिक बैंक क्या है, तो व्यावसायिक बैंक देश का व्यापारिक बैंक होता है। इसमें देश की जनता अपनी बचत को जमा करने के लिए खाता खोल सकता है, जबकि केंद्रीय बैंक एक व्यावसायिक बैंक की तरह कार्य नहीं करता है। केंद्रीय बैंक संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए स्थापित की जाती है और इसमें आम आदमी अपना खाता नहीं खोल सकता है। दूसरा है व्यावसायिक बैंक आम जनता का बैंक होता है, जबकि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक तथा सरकार का बैंकर होता है। फिर है व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य लोगों की बचत को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करना होता है और ज़रूरतमंद लोगों को ऋण देना होता है, जबकि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य देश के सभी व्यापारिक बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखना तथा देश के बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करना होता है। व्यावसायिक बैंक नोटों का निर्गमन नहीं करती है, जबकि केंद्रीय बैंक नोटों का निर्गमन करती है। मतलब व्यावसायिक बैंक नोट नहीं बना सकता है, जबकि केंद्रीय बैंक नोट बनाते हैं, पैसा बना सकते हैं। व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों के तहत कार्य करती है, जबकि केंद्रीय बैंक देश का सर्वोपरि बैंक होने के नाते व्यावसायिक बैंकों का बैंक की तरह कार्य करती है। व्यावसायिक बैंक शाख बैंकिंग के रूप में या इकाई बैंकिंग के रूप में कार्य करती है, जबकि केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश का एक अकेला बैंकिंग व्यवस्था होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी में परिवर्तन का समग्र मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या एक उपयुक्त रेखाचित्र से कीजिए। तो आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, मतलब उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। अब हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ में कि ये है उपभोग की रेखा। अब मेरा यहाँ पर आय कितना है 100, उपभोग कितना है 80। तो उपयोग रेखा चित्र में OX अक्ष पर और OY पर उपभोग को प्रकट गया। CC उपभोग का रेखा, इसके प्रत्येक बिंदु पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 40/80, सॉरी 40/100 0.4 होगी। समानता सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 से अधिक तथा 1 से कम होती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अंतर कितना का जा रहा है। जैसे मेरा जब आय है 100,
उपभोग है 80, आय बढ़कर हो गया 200, उपभोग बढ़कर हो गया 120। तो आय में कितना वृद्धि हुआ, तो 200 में 100 को घटा देंगे तो डेल्टा वाई 100 हो गया, मतलब आय में परिवर्तन 100 हुआ। अब उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, तो 120 में 80 को घटा देंगे तो 40 हो जाएगा, इसलिए डेल्टा सी 40 हो गया। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला क्या है, एम पी सी बराबर 40/100 कर देंगे तो 0.4 प्राप्त हो जाएगा। तो वही है यहाँ 0.4, और एम पी सी का मान 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग को कुछ समझ में आ गया होगा। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आप जिसको जानते हैं उसको पहले बना लीजिए, जिसको नहीं जानते उसको भी अपने मन से कुछ भी सोच सोच के लिख दीजिए, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दीजिए, निश्चित ही आप पास होइएगा।